नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनिट थर्ड व्यापार वाणिज्य के विशेष संदर्भ में प्राक गुप्त युग की आर्थिक प्रगति। ये हमारा टॉपिक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन प्री गुप्ता पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब गुप्त काल से पहले 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, तो उसके पहले का जो पीरियड था 319 ईस्वी के पहले का, उसमें व्यापार और वाणिज्य की प्रगति के बारे में, आर्थिक प्रगति के बारे में इसमें लिखना होगा हमें। क्वेश्चन बन सकता है, व्यापार एवं वाणिज्य के विशेष संदर्भ में प्राक गुप्त युग की आर्थिक प्रगति पर एक निबंध लिखिए। Write an essay on the economic progress in the pre-Gupta period with special reference to trade and commerce। तो दो भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन करेंगे। पूर्व गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति, आंतरिक व्यापार, फिर विदेशी व्यापार, और तीसरा पार्ट होगा बंदरगाह, व्यापारिक मार्ग और प्रमुख व्यापारिक नगर, आयात निर्यात, सिक्के और श्रेणियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक व्यापार। काफ़ी विस्तार से हम इसको देखने वाले हैं, जिससे कि 500 वर्ड्स में जब वहां से लिखना पड़े तो आप आसानी से लिख सकें। प्राक गुप्त काल में आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। इस युग में व्यापारियों के दो प्रमुख वर्ग थे, वणिक तथा सार्थ। ये व्यापारियों के दो वर्ग थे इस समय, वणिक और सार्थ। वणिक लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। घोड़ों का व्यापार करने वाले अश्व वाणिज्य, गायों या गोओं का व्यापार करने वाले गो वाणिज्य कहलाते थे। विभिन्न स्थानों के लिए अलग अलग व्यापारी होते थे। मद्र देश का व्यापारी मद्र वाणिज्य, मद्र देश। काश्मीर का व्यापारी काश्मीर वाणिज्य कहलाता था, काश्मीर वाणिज्य। यहाँ पर वणिक है, बिल्कुल ये वणिक ही वर्ग था, लेकिन जो कश्मीर का व्यापारी था वो काश्मीर वाणिज्य, मद्र का व्यापारी मद्र वाणिज्य, इस तरह से। अश्व के व्यापारी, घोड़ों का व्यापारी अश्व वाणिज्य कहलाता था। दूसरा व्यापारी वर्ग में था सार्थ। सार्थ ऐसे व्यापारियों को कहा जाता था जो व्यापार के लिए बड़े बड़े समूहों अथवा काफिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। सार्थ बनाकर चलने वाले व्यापारी सार्थवाह कहलाते थे। प्रत्येक सार्थ का एक सार्थवाहक होता था, जिसके नेतृत्व में ये व्यापारी जंगलों, मरुस्थलों आदि को पार करते हुए देशों को जाते थे। तो जो झुंडों में, समूहों में, काफिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे, उन्हें सार्थ कहा जाता था। और इनका जो नेता होता था, लीडर होता था, उसे सार्थवाहक कहलाता था। वो सार्थवाहक। ये सब जो व्यापारियों का झुंड होता था, ये सार्थ कहलाता था। और सार्थ बना करके चलने वाले ये जो व्यापारी थे, इन व्यापारियों को सार्थवाहक कहा जाता था। और इसके बाद फिर इन व्यापारियों का जो नेता होता था, उसे सार्थवाहक कहा जाता था। ठीक है। बाजारों में कपड़े, तेल, अन्न, शाक, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण आदि का क्रय विक्रय होता था। शाक, सब्जियां और खाद्य सामग्री नगर के द्वार पर ही विक्रय के लिए आती थी, जहां से लोग अपनी आवश्यकता अनुसार खरीद कर ले जाते थे। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। नगर के द्वार के पर ही वो सब्जी वाला जो भी था वो रुक जाता था, और बाहर लोग आए थे ताकि अंदर व्यवस्था बनी रहे, अंदर भीड़ भाड़ और अव्यवस्था, यातायात, अत्यधिक भीड़ न हो। नगर वीथियों के दोनों किनारों पर दुकानें रहा करती थी, जिनमें बेचने के लिए वस्तुएं सजाकर रखी जाती थी। कभी कभी व्यापारी अपनी वस्तुओं को वीथियों में रखकर नगर में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, अपना माल बेचते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। पतंजलि ने व्यापारिक वस्तुओं के लिए पण्य शब्द का प्रयोग किया है। पण्य वस्तुओं में सभी प्रकार की खाद्य सामग्री,
सुगंध, मूर्तियाँ, संगीत सामग्री, चर्मपाल, पशु, औजार, धातु की बनी वस्तुएं आदि सम्मिलित होती थी। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो बाजार में ये मैंने बता ही दिया, क्रय विक्रय में ये इसी टॉपिक में आ गया ये, कि बाजार में कपड़े, तेल, अन्न, शाक, सोना, चांदी, ये सब। ठीक है। उसके बाद आता है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार की बात करें तो विभिन्न देशों के साथ उस समय व्यापार होता था। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार की बात करें तो प्राक गुप्त काल में विदेशी व्यापार की अत्यधिक उन्नति हुई। इस युग में भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित था। इस युग में रोम के साथ भारत का व्यापार अपनी चरम सीमा पर था। रोम, इटली की राजधानी जो थी रोम, उसके साथ अत्यधिक व्यापार होता था भारत का। मोती, सुगंधित पदार्थ, चावल, हाथी दांत का सामान, इत्र, काली मिर्च, मसाले, रेशम, मलमल आदि भारत से रोम जाते थे। रोम से इन वस्तुओं के बदले में बड़ी मात्रा में सोना भारत आता था। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार। प्रथम शताब्दी ईस्वी में, देखिए क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रोम के साथ किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, कौन सी वस्तुएं का निर्यात, आयात किया जाता था रोम से, और कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था भारत से रोम के लिए। तो भारत से रोम मोती, सुगंधित पदार्थ, चावल, हाथी दांत का सामान, इत्र, काली मिर्च, मसाले, रेशम, मलमल, ये सब भारत से निर्यात किए जाते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार। प्रथम शताब्दी ईस्वी में बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि देशों तथा भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। आंध्र प्रदेश, ताम्रलिप्ति, भड़ौच आदि से भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा करते थे। तो देखिए बंदरगाहों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, ताम्रलिप्ति, भड़ौच उस टाइम पे। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा इन बंदरगाहों से व्यापारी करते थे भारत के। मलाया, बर्मा, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि से सोना और मसाले भारत में आया करते थे। तो इन दक्षिण पूर्वी एशिया से सोना और मसाला ये भारत में आया करते थे, आयात किया जाता था। चीन के साथ व्यापार। इस युग में चीन के साथ थल और जल दोनों भागों से व्यापार होता था। मध्य एशिया के रेशम मार्गों से चीन का रेशम सिंधु घाटी के मुहाने पर स्थित बारबेरिकम के बंदरगाह में पहुंचता था। मध्य एशिया के रेशम मार्गों से चीन का रेशम सिंधु घाटी के मुहाने पर स्थित बारबेरिकम बंदरगाह पहुंचता था। बारबेरिकम जो सिंधी नदी जहां पर मिलती है समुद्र में, उस मुहाने पर स्थित था बारबेरिकम बंदरगाह। ठीक है। और मध्य एशिया के जो रेशम मार्ग हैं, ये इस तरह से भारत का नक्शा हम देखते हैं। मध्य एशिया को मैं आपको समझाता हूँ। ये जो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो सारे देश हैं, ये मध्य एशिया का क्षेत्र कहलाता है। तो चीन यहाँ से होकर के इसमें रेशम, इसमें होकर के, और यहाँ पर जो बंदरगाह था बारबेरिकम बंदरगाह, यहाँ पर अपना रेशम भेजता था। चीन से वहाँ से पश्चिमी देशों को, और फिर यहाँ से पश्चिमी देशों को, अमेरिका वगैरह को वो रेशम भेजा जाता था। और चीन से भारत आने वाली वस्तुओं में रेशमी वस्त्र, रेशम का सूत, कच्चा रेशम, बांस और उससे बनी वस्तुएं प्रमुख थी। चीन से जो हम मंगाते थे उसमें। निर्यात। भारत से अफ्रीका को गेहूं, चावल, घी, ये एक टॉपिक निर्यात का भी रहेगा, ये निर्यात। चलो इसको बाद में देखते हैं, हम पहले लेते हैं बंदरगाह। बंदरगाह का टॉपिक ले लेते हैं। तो प्राक गुप्त युगीन प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में एक तो बारबेरिकम जो बर्बरक ये वाला था, यह बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था और यहाँ से लिनन, मूंगा, पुखराज, सोने चांदी के बर्तन, शराब आदि का आयात होता था। यहाँ तथा चीनी रेशम, चीनी शक्कर जो होती है, रेशम, नील, रत्न, फिरोजा
इनका निर्यात होता था। मतलब ये हम सब बाहर भेजते थे, चीनी, रेशम, नील, रत्न और फिरोजा, इस बारबेरिकम बंदरगाह से या बर्बरक बंदरगाह से, जो सिंधु नदी के मुहाने पर था। और यहाँ से हम मंगवाते थे, आयात करते थे लिनन, मूंगा, पुखराज, सोने चांदी के बर्तन, शराब आदि का। पत्तल, तो पत्तल या पत्तन बंदरगाह, पत्तल सिंधु नदी की घाटी के दक्षिणी भाग में पत्तल का बंदरगाह था। यहाँ से काली मिर्च का निर्यात होता था, काली मिर्च भेजी जाती थी। ये सिंधु नदी की घाटी के दक्षिणी भाग में था ये। उसके बाद है भड़ोच या बेरीगाजा बंदरगाह, भड़ोच या बेरीगाजा। यह भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह था। ये पश्चिमी तट है भारत का, ये वाला पूरा, यहाँ पर भड़ोच था। यह नर्मदा नदी के तट पर था, गुजरात में। यहाँ से हाथी दांत, गोमेद, सूती वस्त्र, मलमल, रेशम आदि का निर्यात होता था। यहाँ से ये सब चीजें भेजी जाती थी, हाथी दांत, गोमेद, सूती वस्त्र, मलमल और रेशम। और उसके अलावा महंगाई की जाती थी, आयात क्या किया जाता था भड़ोच बंदरगाह से? सोने चांदी की मुद्राएं, तांबा, रांगा, शीशा, मूंग और शराब आदि का आयात होता था। तो देखिए, बारबेरिक बंदरगाह से भी शराब मंगाई जाती थी, आयात होता था, और भड़ोच से भी आयात होता था। अगला है सोपारा, कल्याण तथा सेमिल्ला। तो पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बसे हुए सोपारा, कल्याण तथा सेमिल्ला के बंदरगाह थे इस जगह पर, यहाँ पर। मुजिरिश, इसे क्रेगनोर भी कहा जाता था, मुजिरिश बंदरगाह, मुजिरिश, इसे क्रेगनर भी कहा जाता था, क्रेगनर। यह तमिल देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था, क्रेगनर या मुजिरिश, तमिल देश का। यह काली मिर्च के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए, हमने जो पत्तल बंदरगाह पढ़ा, वहां से भी काली मिर्च भेजी जाती थी, और ये मुजिरिश, ये काली मिर्च, यहाँ से भी काली मिर्च का व्यापार होता था। नेली सिंडा तथा बकरे के बंदरगाह, नेली सिंडा या नीलकंठ तथा बकरे, मतलब अलेप्पी के निकट पोरकड नामक स्थान है साउथ में। पश्चिमी तट के अन्य प्रसिद्ध बंदरगाह हैं। यहाँ से मिर्च, मोती, हाथी दांत, रेशमी कपड़ा, हीरे, नीलम, खान आदि का निर्यात किया जाता था। अगला है कोरकई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कोरकई, कोरकई, यह पांड्य राज्य में केरल में स्थित था। यह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, कोरकई। उसके बाद है कावेरीपट्टम, यह बंदरगाह कावेरी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ घोड़ों, काली मिर्च, सोना, मणियों, मोती, चंदन, मूंगा आदि का आयात होता था। अगला है एरिकमेडु, यह पांडिचेरी के निकट स्थित था, पांडिचेरी इधर, एरिकमेडु। यहाँ मलमल आदि का उत्पादन भी होता था तथा उसे रोम भेजा जाता था। इस स्थान से ही जो खुदाई की गई वर्तमान में, तो इस स्थान से ही, एरिकमेडु से ही रोम की मुद्राएं मिली हैं। तो रोम के साथ व्यापार का एक पुख्ता साक्ष्य यहाँ से मिलता है। अगला है मसूलीपट्टम, यह ईसा की पहली 2 शताब्दियों में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ईसा की पहली 2 शताब्दियों में मसूलीपट्टम। ताम्रलिप्ति, यह बंदरगाह बंगाल में स्थित था इधर। यहाँ से अनेक व्यापारी लंका जाते थे, वहाँ से सुदूर पूर्व के देशों में जाते थे। यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। अब बात करें प्रमुख व्यापारिक नगरों की। तो डॉक्टर विमल चंद पांडे के अनुसार प्रमुख व्यापारिक मार्ग की बात करें तो इस युग में 3 व्यापारिक मार्गों की प्रतिष्ठा हुई। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बेरीगाजा जाने वाला मार्ग। पहला तो ये था, पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बेरीगाजा, जो हमने कहा था बेरीगाजा बंदरगाह, भड़ोच वाले बंदरगाह को
हमने बेरीगाजा का बंदरगाह भी अभी बताया था आपको। तो देखिए आप, ये पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए और उज्जैन होते हुए एमपी में, और ये यहाँ पर गुजरात भड़ौच या बेरीगाजा एक मार्ग ये था। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बेरीगाजा जाने वाला मार्ग। दूसरा था पाटलिपुत्र से मथुरा तथा सिंधु घाटी होते हुए बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग। इसी पाटलिपुत्र से ये मथुरा, फिर सिंधु घाटी और फिर बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग, ये वाला। और पाटलिपुत्र से वैशाली और श्रावस्ती होते हुए नेपाल जाने वाला मार्ग, ये यहीं पर से ये नेपाल जाने वाला मार्ग। ये 3 मार्ग इस तरह से थे। इस तरह से 3 व्यापारिक मार्ग थे प्रमुख। फ्लीट के अनुसार, फ्लीट महोदय के अनुसार दक्षिण भारत में 2 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता था, दूसरा विनुकोंड से, विनुकोंड, और दूसरा मछलीपट्टनम से। कुछ दूर अलग अलग चलने के बाद दोनों एक स्थान पर मिल जाते थे और फिर एक मार्ग के रूप में हैदराबाद, कल्याण, पैठन और दौलताबाद होते हुए बेरीगाजा पहुंचते थे। देश के भीतर नासिक, जुन्नार, प्रतिष्ठान, धान्य कटक, करहाटक, तगर, वैजयंती, विजयपुर आदि अनेक व्यापारिक नगर थे जो एक दूसरे से सड़कों के द्वारा जुड़े हुए थे। ये सड़क देश के भीतर व्यापारिक मार्ग थे। शुंगों और सातवाहनों के युग में दक्षिण के विभिन्न नगर दक्षिण ही नहीं वरन उत्तर के नगरों से भी जुड़े हुए थे। व्यापार के लिए जल मार्गों का भी उपयोग किया जाता था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदियाँ पंजाब में, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू आदि नदियाँ उत्तर भारत में, और ब्रह्मपुत्र आसाम में तथा नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती थी। सार्थवाह ताम्रलिप्ति से चलकर जावा, केडा आदि से होते हुए सुवर्ण भूमि मतलब बर्मा, म्यांमार जो अभी नाम है उसका, जाते थे। सोमदेव ने सुवर्णद्वीप तथा ताम्रलिप्ति के व्यापार का उल्लेख किया है। कालांतर में गुप्त युग में जलमार्गों का और अधिक विकास हुआ। और ये प्रमुख व्यापारिक नगर की बात करें तो इसमें व्यापारिक नगर आगे हमारे कि देश के भीतर नासिक, जुन्नार, प्रतिष्ठान, धान्यकोट, करहाटक, वैजयंती, विजयपुर, पुष्कलावती, तक्षशिला, शाकल, मथुरा, कौशाम्बी, कन्नौज, वाराणसी, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, विदिशा, उज्जैनी, कांची, मदुरई आदि व्यापारिक नगर थे जो एक दूसरे से सड़कों के द्वारा जुड़े हुए थे। निर्यात की बात करें तो भारत से अफ्रीका को निर्यात किया जाता था गेहूं, चावल, घी, तेल, सूती कपड़े आदि। इसके अलावा भारत से रंगीन लाख, काली मिर्च, दालचीनी, नील, खांड, आबनूस, सागौन, चंदन, हीरे, मोती, नीलम, हाथीदांत आदि वस्तुएं भी विदेशों को भेजी जाती थी। और आयात की बात करें तो पेरिप्लस के अनुसार, एक ग्रंथ था पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी, उसके अनुसार अरब और मिस्र से घोड़े मंगाए जाते थे। इसके अलावा रेशम, सन से बने हुए कपड़े, शराब, खजूर, लौंग, शिलाजीत, सोना, चांदी, टिन, तांबे, शीशे, सुरमा, शीशे के बर्तन, मूंगा आदि का आयात किया जाता था। सिक्कों की बात करें तो इस युग में सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाता था और कुषाण शासकों ने बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। उन्होंने तांबे के भी सिक्के चलाए। उत्तर भारत में सोने के सिक्के को सुवर्ण और चांदी तथा तांबे के सिक्कों को कारशापण कहते थे। चांदी और तांबे के सिक्कों को कारशापण कहते थे। दक्षिण भारत में कारशापण नामक सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो उत्तर भारत में कारशापण क्या थे? चांदी और तांबे के सिक्के। और दक्षिण भारत में कारशापण क्या थे? सोने और चांदी के सिक्के। एक सोने का कारशापण 35 चांदी के कारशापणों के बराबर होता था। श्रेणियों की बात करें, श्रेणियां,
तो इस युग में व्यापारियों एवं व्यवसायियों की श्रेणियां बनी हुई थी। वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, व्यापार की देखभाल करना, अनुचित प्रतिद्वंदिता या कंपटीशन को रोकना आदि श्रेणियों के प्रमुख कार्य थे। ये बाजारों में क्रय विक्रय की वस्तुओं के मूल्यों पर नजर रखती थी। ये अपने सदस्यों के विभिन्न विवादों का निपटारा करती थी और इन श्रेणियों के अपने नियम आदि होते थे। प्रत्येक सदस्य को उन नियमों का पालन करना होता था। ये श्रेणियां बैंकों का कार्य भी करती थी तथा लोगों को ऋण देती थी और ब्याज के साथ रुपए वसूलती थी। तो एक तरह से ये व्यापारिक संगठन थे विभिन्न, जैसे शिल्पकारों का अलग व्यापारिक संगठन और मसाले बेचने वालों का अलग व्यापारिक संगठन, घोड़ों के व्यापार करने वालों का अलग व्यापारिक संगठन। तो ये श्रेणियां कहलाती थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।